अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर लीनियर इक्वेशन की दूसरी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 10 स्टूडेंट है 10th क्लास के, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, लेकिन गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और बाद में इसको ग्राफ ड्रा करना है और उसके बाद ग्राफ से हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 10 स्टूडेंट हैं तो बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमने नंबर ऑफ बॉयज को एक वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट किया और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई से रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन बताती है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ बॉयज को हम एक्स से डिनोट करते हैं प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई से डिनोट करते हैं और ये टोटल में 10 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई, ये जो 10 राइट हैंड साइड से है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं। वहां पर ये प्लस है, साइन कोई नहीं है, इसका मतलब है प्लस है। जब मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये बन गया माइनस, इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड मैंने 0 रख दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें हम जनरली राइट हैंड साइड से 0 रखते हैं और बाकी की सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। इसके बाद है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है वो कहां से हमें पता चलता है? अकॉर्डिंग टू, पहले मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। जितने बॉयज हैं गर्ल्स ज्यादा 4 हैं जिन्होंने इस क्विज में हिस्सा लिया। तो मैं लिखता हूं ये रहा बॉयज, बीच में मैं इज इक्वल टू का साइन डालता हूं, ये रहा गर्ल्स। क्योंकि बॉयज गर्ल्स के बराबर तो नहीं है, बॉयज कम है 4, तो बॉयज को एक्स से डिनोट किया। अगर बॉयज गर्ल्स से 4 कम हैं तो बॉयज कैसे बराबर होंगे गर्ल्स के? इसीलिए मैं बॉयज के साइड से लिखता हूं +4 ताकि बॉयज गर्ल्स के बराबर हो जाए। गिवन है कि गर्ल्स 4 ज्यादा है, इसीलिए हमें बॉयज को 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि बॉयज गर्ल्स के बराबर हो जाए इक्वेशन फॉर्म में। तो अब मैंने ये लिखा x + 4, ये वही 4 है जो बॉयज को गर्ल्स के बराबर लाता है। तो आप देख लीजिए x, ये जो y है राइट हैंड साइड, जैसा मैंने इससे पहले कहा इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, प्लस है ये माइनस बन जाएगा। फिर प्लस ये 4 है इज इक्वल टू 0। ये 4 अपने ही साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमने y को लेफ्ट हैंड साइड लाया, पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। ये दूसरी इक्वेशन है और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम राइट हैंड साइड में 0 रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन होती है। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस। तो इनका हमें अब जो ये तो हमने लीनियर इक्वेशंस बना दी, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें इन्हीं का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज देने हैं इन इक्वेशंस को, एक वेरिएबल को, ताकि दूसरे वेरिएबल के वैल्यूज निकल आए। मैं दिखाता हूं कैसे। अब देख लीजिए, अब मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, जो पहली इक्वेशन है उससे हमें क्या मिलता है वो ये है। पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूं फिर दूसरी। तो पहली इक्वेशन है x + y - 10 इज इक्वल टू 0। अब एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेना है। समझ लीजिए यहां पर x है, इसको मैं यहीं पर रखता हूं, बाकी जो टर्म्स रह जाती है उनको मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं।
ये y यहां पर प्लस है, यहां बन जाएगा माइनस, ये tan माइनस है, ये बन जाएगा प्लस। तो ये अब हो गई थर्ड इक्वेशन। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब अगर मैं y को कुछ वैल्यू दूंगा तो मुझे x का वैल्यू निकल आएगा। मैंने इस बार x को सेपरेट किया। कभी कभी अगर हमारे लिए आसान होता है तो कभी हम y को भी सेपरेट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस y का वैल्यू देना है। जब हम इसका कोई भी वैल्यू दे देंगे तो हमें x का वैल्यू निकल आएगा। अब y का क्या वैल्यू देना है, ये भी एक सवाल है। y का हमें ऐसा कुछ वैल्यू देना है, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, वट एवर इट इज, मगर ऐसा वैल्यू हो जिसको हमें ग्रैब ड्रा करने में आसानी हो। और ये वैल्यूज जो हम y को देंगे, जो x का वैल्यू निकल आएगा, वो तकरीबन इसके पास पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए y को आप ऐसा कुछ वैल्यू देंगे तो x का वैल्यू, सपोज y का वैल्यू देंगे 1 और x का निकल जाएगा 5000, 10,000। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5-6 नंबरों का डिफरेंस आना चाहिए जब हम कोई वैल्यू दे देते हैं। तो कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। अब देख लीजिए, मैं यहां पर y का क्या वैल्यू देता हूं। मैं लिखता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू, मैं y का वैल्यू दे देता हूं 5 इन थर्ड। किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में मैं y का वैल्यू दे देता हूं 5। अब इसके बाद यहां पर तो जगह नहीं है, मैं यहां पर लिखता हूं। आप देख लीजिए, y का वैल्यू मुझे 5 देना है। ये मैंने खुद ही चूज किया है। 1 भी दे सकते थे, 2 भी दे सकते थे, 3, 4, 5, तो मैंने 5 दे दिया। अब देख लीजिए x, मैं लिखता हूं x इज इक्वल, ये जो y है यहां पर पहले माइनस है, लिखा मैंने माइनस, और y के बदले 5 देना है और प्लस 10 लिखना है, तो मैंने सिर्फ y का वैल्यू 5 दे दिया। अब आप देख लीजिए x इज इक्वल टू -5 प्लस 10। जब 10 में से 5 निकालेंगे तो रह जाएगा 5। तो अगर मैंने x का वैल्यू 5 दे दिया तो y का वैल्यू 5 दे दिया, x का वैल्यू भी मुझे 5 निकल आया। तो ये एक वैल्यू मैंने दे दिया। इसी तरह से दूसरा वैल्यू भी कोई देना है। मैं लिखता हूं वो वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। चलिए 0 दे देते हैं। एंड थर्ड, तो थर्ड में हम y का वैल्यू 0 दे देते हैं, तो x हो जाएगा, ये है थर्ड, x हो जाएगा माइनस y के बदले 0, -0 प्लस 10। तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू मुझे आया 10। तो x का वैल्यू मुझे 10 मिल गया। 2 वैल्यूज मैंने दे दिए, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, तो मैं मिनिमम दूंगा 2 वैल्यूज। आप और भी एक वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी इंटीजर। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको फिर समझ आ जाए हम इसको कैसे ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे। ये एक टेबल है, यहां पर मैं लिखता हूं x, यहां y लिखता हूं। तो जो x है, x का वैल्यू, पहले मैंने y का वैल्यू दे दिया था 5, x का वैल्यू निकल आया 5। अब फिर मैंने y का वैल्यू दे दिया 0, x का वैल्यू निकल आया 10। तो ये टेबल है। अब इसको ड्रा करना है ग्राफ पेपर पर। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरी इक्वेशन के भी वैल्यूज यहां पर आ जाए, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पर अब इसको स्टॉप करता हूं। वरना हम लिख सकते थे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है, x5, सॉरी मैं ये नहीं लिखूंगा, x के बदले 5, y के बदले 5। दूसरा है x के बदले 10, y के बदले 0। तो ये हो गया एक। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, वो है ये, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी हैव। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से हमें क्या मिलता है, अब देख लीजिए, ये है सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले की तरह x इज इक्वल टू, ये y मैं उधर ले लेता हूं, ये प्लस बन जाएगा,
-4। तो ये हो गया, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमें यहां पर फिर से y के कुछ वैल्यूज देने हैं, कोई भी इंटीजर दे सकते हैं, तो हमें x का वैल्यू निकल आएगा। अगर मैं लिखता हूं फिर से पुटिंग y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 दे देता हूं, 0 इन फोर्थ, तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 - 4, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4। अगेन दूसरा वैल्यू पुटिंग y इज इक्वल टू, अब y का कोई और वैल्यू दे देते हैं, जैसे 9 दे देते हैं इन फोर्थ। तो मैं लिखता हूं x आ जाएगा y के बदले 9 -4, तो ये हो जाएगा 9 - 4 5। तो अब इसका भी एक टेबल अगर हमें बनाना होगा, यहां पर मैं दिखा रहा हूं वो टेबल। ये x है, ये y है, तो मैंने पहले y का वैल्यू दिया 0, फिर मैंने दिया 9, और x का वैल्यू पहले आया मुझे -4, फिर आया मुझे 5। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से हैं? यही, एक तो है -4 0, दूसरा 5 9। तो इस तरह से यही पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। इनको कैसे ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं? यहां पर तो ग्राफ पेपर नहीं है, चलिए हम इसको ग्राफ पेपर पर भी डाल के दिखाते हैं। इक्वेशंस तो हमने पहले ही लिख कर रख दी हैं और उनके टेबल भी। अब देख लीजिए, ये हमने हॉरिजेंटल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन डाल दी जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। अब इसमें जहाँ पर ये लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं, वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड और ऊपर की ओर हम प्लस साइन ले लेते हैं, और नीचे और लेफ्ट की तरफ हम नेगेटिव साइन को ले लेते हैं। तो इसके बाद हम डालते हैं ये ग्राफ लाइन। ये देख लीजिए आप, ये ग्राफ लाइन पहली इक्वेशन की है। अब दूसरी ग्राफ लाइन भी हमने डाल दी, वो दूसरी इक्वेशन की है। अब जिस पॉइंट पर ये ग्राफ लाइन्स मिलती हैं उस पॉइंट से हमें दो परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं, एक तो एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। तो जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जाएगा वो हमें एक्स का वैल्यू दे देगा, यहाँ पर वो 3 है, और वाई एक्स की तरफ जो परपेंडिकुलर जाता है वो हमें वाई का वैल्यू देता है, यहाँ पर उसका वैल्यू है 7। तो बॉयज़ हो गए 3 और गर्ल्स 7। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, and 7 pencils, 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. क्वेश्चन हमारे पास है 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ जब हम खरीदते हैं तो हमें 50 रुपए देने पड़ते हैं। फिर जब हम खरीदते हैं 7 पेंसिल और 5 ही पेन तो हमें 46 रुपीज देने पड़ते हैं। हमें निकालना है एक पेंसिल की कितनी कीमत है और एक पेन की कितनी कीमत है। चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। Let the cost of each pencil is rupees X and the cost of each pen is rupees Y. तो कीमत कितनी है एक पेंसिल की, उसको हमने रिप्रेजेंट किया रुपीज Y से, X से, और जितना कीमत है हर पेन का उसको हमने रिप्रेजेंट किया दूसरे वेरिएबल रुपीज Y से। रुपीज तो इसमें यूनिट है रुपीज, बाकी जो X और Y से बेसिकली हमने इनको रिप्रेजेंट किया। अब हम लिखेंगे According to the first condition, X है पेंसिल प्लस Y है पेन, तो हमें देने पड़ते हैं रुपीज 50। तो रुपीज X है बेसिकली, चलिए मैं इसके साथ रुपीज ही रखता हूं, रुपीज रखता हूं मैं इसके साथ। तो अब आप देख लीजिए, पहली बार
खरीदते हम पहली कंडीशन में 5 पेंसिल, तो ये पेंसिल का कीमत है, इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और खरीदते हम फिर 7 पेन, पेन को हमने डिनोट किया है y से, तो इसलिए इसको 7 यहां पर लिखेंगे। अब चूंकि मैं रुपीज कॉमन निकालूं, बाकी ये रुपीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल ये रुपीज कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये लिखेंगे भी नहीं तो तब भी ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, जैसा मैंने पहले कहा, ये 5x प्लस 7y, अब ये 50 को मैं इधर लाता, ये राइट हैंड साइड है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ये बन गई पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आप देख लीजिए, मैं फिर से लिखता हूं, ₹x प्लस ₹y, पेन की कीमत, पेंसिल की कीमत, सॉरी पेन की कीमत। दूसरी बार इसको देने पड़ते हैं ₹46, और दूसरी बार ये कहता है कि पेंसिल तो 7 होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, और पेन ये 5 खरीदता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। रुपीज कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम इसको 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। इट इज आवर सेकंड इक्वेशन। एक बात आप सुन लीजिए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में सिर्फ इतना फर्क है, यहां पर 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो टोटल देना पड़ता है 50 रुपीज। यहां पर 7 पेंसिल ही है और पेन सिर्फ 5 है, तो देना है 46 रुपीज। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, पहली इक्वेशन से हमें है वो ये है, 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू माइनस 7y प्लस 50। मैंने क्या किया, ये टर्म वहां ले ली राइट हैंड साइड, प्लस माइनस बन गई और ये माइनस प्लस बन गई। अब इस 5x को हमें सेपरेट करना है, जैसे मैंने इससे पहले बोला। तो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जगह ज्यादा नहीं है, मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां से लिखता हूं, या इसको मैं थोड़ा सा इधर दिखाता हूं। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 7y प्लस 50 होल डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हमने 5 से डिवाइड किया, क्योंकि इसको x के साथ मल्टीपल है, ये डिवाइड में चला गया। ये जो इक्वेशन है हम इसका नाम देंगे थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन। तो हमने ये थर्ड इक्वेशन बनाई, हमें अब y का वैल्यू देना है और x का वैल्यू निकल आना चाहिए। ये सॉरी माइनस है, तो अब हमें y को कुछ वैल्यूज देने हैं ताकि हमें दूसरे वेरिएबल x का वैल्यू निकल आए। तो अब आप देख लीजिए, मैं y को कुछ वैल्यू देता हूं जैसे पहले दिए थे, तो मैं लिखता हूं आप यहां पर पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड में y का वैल्यू 0, ये देख लीजिए, थर्ड है x इज इक्वल टू ये 7 माइनस 7, y के बदले 0 और प्लस 50 होल डिवाइड बाय 5। तो ये x हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 7 इंटू 0, ये तो 0 ही रह जाएगा, तो 0 प्लस 50 बाय 5, तो ये हो जाएगा x 50 डिवाइड बाय 5, तो x निकलेगा 10। अगेन अब दूसरा वैल्यू देते हैं, अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, अब y का वैल्यू दूसरा दे देते हैं, सपोज 5 दे देते हैं एन थर्ड। तो आप देख लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 7,
y के बदले 5 प्लस 50 होल डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन जाएगा, इसका वैल्यू हमें निकल आएगा 5 7 35 माइनस 35 प्लस 50 डिवाइड बाई 5। तो ओवरऑल इसका निकलेगा 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15 बाई 5। ये निकल आएगा मुझे 5 1 5 5 3 15, तो 3 निकल आएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड वी हैव, अब हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है ये 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 46, x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 46 होल डिवाइडेड बाय 7। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। इस फोर्थ इक्वेशन में फिर से अब हमें y के वैल्यूज देने हैं ताकि हमें x का वैल्यू निकल आए। एक वेरिएबल को हम वैल्यू दे देते हैं, दूसरे का हमें निकल आता है। और मैंने कहा है आपको कि कोई भी इंटीजर हम दे सकते हैं जिसको हमें फिर बाद में ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। तो चलिए हम पहले 0 से शुरू करते हैं, बिकॉज व्हेन वी गिव 0 वैल्यू इट इज़ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट, और ये आसानी से कुछ टर्म्स को कैंसिल भी कर देता है। तो हम लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ। तो इस फोर्थ में y की जगह हम 0 का वैल्यू दे देते हैं। यहां पर जगह है, आप देख लीजिए, x इज इक्वल टू -5 है y के बदले, -5 y के बदले हम दे देते हैं 0, प्लस 46 होल डिवाइड बाई 7, x इज इक्वल टू 0 प्लस 46 डिवाइड बाई 7, x इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 7, दैट इज x इज इक्वल टू 7 6 is 42, नियर अबाउट 6.5 समथिंग। तो हमने लिखा 6.5 से ज़्यादा है थोड़ा, तो अब हमने ये दे दिया अप्रॉक्सीमेटली 6.5। तो इसके बाद और एक वैल्यू दे देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन में y की जगह अब मैं लिखता हूं, ये फोर्थ इक्वेशन मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू -5, y के बदले भी 5 और प्लस 46 होल डिवाइड बाई 7, x इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस 25 प्लस 46 होल डिवाइडेड बाई 7। when you subtract 25 from 46 it becomes 21 by 7, so x is equal to 3। तो जो भी हमने वैल्यूज निकाले, दो वैल्यूज हमने दे दिए। पहली इक्वेशन में भी, पहली इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बनाया, कुछ वैल्यूज दे दिए, तो वो हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहां से हमने दूसरी इक्वेशन बनाई। यहां पर मैंने टेबल नहीं बनाया, वो मैं आपको ग्राफ पेपर पे बना के दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, पहले ही हमने इक्वेशंस इस पर लिख के रख दी हैं और उनके टेबल भी। अब ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इसके बाद और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये देख लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं उसको कहते हैं हम ऑरिजिन। ऑरिजिन से ही हम नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स। अब देख लीजिए, ये है इसकी नंबरिंग जिसको हमने ऑरिजिन से शुरू किया है।
राइट हैंड साइड और ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव नंबरिंग की है, नीचे और लेफ्ट की ओर हमने नेगेटिव नंबरिंग की है, जो कि कार्टेशियन सिस्टम का रूल है। इसके बाद हमने एक ग्राफ लाइन ड्रा कर दी है, जो कि पहली इक्वेशन से हमने ली है। ये देख लीजिए, यह है ग्राफ लाइन। इसके बाद और एक ग्राफ लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये देख लीजिए। तो दोनों ग्राफ लाइन्स हमने ड्रा कर दी हैं, लेकिन पहली ग्राफ लाइन जो हमने डाल दी थी उसको बाद में हमने करेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें गलत नंबरिंग आ गई थी। फ्लूइड से हमने उसको करेक्ट कर दिया। अब ये जो दो लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उसी पॉइंट से हमें ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर्स दो, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। जो एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर जाता है वो हमें एक्स का वैल्यू दे देता है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें 3 मिलता है अगर आप देखेंगे, और वाई का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है 5। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the pairs of linear equations intersect at a point, or parallel or coincident। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले ये दिखाता हूँ, हमारे पास कुछ कंडीशंस है, कैसे हम पता लगाएं जो लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी उसमें पैरेलल होंगे ग्राफ, या इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर ग्राफ्स, या जो ग्राफ्स होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे। तो वो हमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे व्हेन। आप इसको याद रखेंगे, 3 क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। A1 by A2 is not equal to B1 by B2। अगर हमें इसका A1 का वैल्यू, ये बेसिकली A1 कोई वैल्यू होगा, उसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, फिर B1 by B2 से डिवाइड करेंगे, ये कुछ वैल्यूज़ होंगे, कुछ इंटीजर्स होंगे। तो अगर ये बराबर नहीं निकलते हैं तो हम लिखेंगे लाइन्स इंटरसेक्ट, लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो इस केस में जब A1 by A2 B1 by B2 के बराबर नहीं होगा, लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, और उसकी सॉल्यूशन होगी ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये हो गया पहला। और दूसरा है, अगर A1 by A2 बराबर होगा B1 by B2, वो बराबर होगा C1 by C2, तो उस वक्त आप लिख सकते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगी, कोइंसिडेंट। और उस वक्त हम कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। जब ये कंडीशन आएगी हम लिखेंगे पैरेलल। ये पैरेलल हो जाएंगी, जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी, और यहाँ पर होगी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ना तो x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू निकलेगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे वाले 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो इसको हमें कैसे करना है, देखना है क्या इनका ग्राफ होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंट होगा। तो वो हम देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू 8। ये इसके वैल्यू x का कोएफिशिएंट A1, y का कोएफिशिएंट B1, और ये कांस्टेंट टर्म C1। इसी तरह से लिखता हूँ A2 इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 7, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -9। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख दिए।
अब इसके बाद हम वो देखते हैं वो फार्मूलाज 3 जो हमने यूज़ किए। मैं लिखता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू दे देता हूँ, A1 है 5, A2 है 7, तो ये हो गई एक इक्वेशन। अगर उनको 1 2 लिखा तो इसको हम रोमन 1 में लिखेंगे। अब इसी तरह से B1/B2, ये देखेंगे ये क्या निकलता है, -4/6। तो अगर आप देखेंगे ये रोमन 2 है। अब आप देख लीजिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है हम यहीं पर लिख सकते हैं therefore, या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट therefore A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब ये बराबर नहीं निकला, हमने पहले ही कहा है कि जब ये कंडीशन आएगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कह सकते हैं लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लाइन्स इंटरसेक्ट, therefore lines intersect at one point and it has one solution। तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ये हो गया। ये देख लीजिए मैंने दूसरा पार्ट यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। इसको भी हमें देखना है ये इंटरसेक्ट लाइन्स करती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए मैं इससे थोड़ा सा इसको शॉर्ट ही करता हूँ। अब मैं वैल्यूज़ नहीं दिखाऊंगा, इसी के साथ में लिखता हूँ। मैं लिखूंगा पहले A1/A2 इज इक्वल टू, A1 हुआ x, पहली इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट तो वो हो गया 9, A2 हो गया 18। जब हम A1/A2 करेंगे तो 9 1 जा हो जाएगा 1 और 9 2 जा 18, इसको निकलेगा 1/2। तो ये हो गया रोमन 1, A1/A2 मैंने लिखा। अब हम लिखेंगे B1/B2। B होता है y का वैल्यू। तो अगर हम देखेंगे पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो है 3, y का वैल्यू नहीं, y का कोएफिशिएंट सॉरी। तो इसमें दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 6। तो जब हम कैंसिलेशन करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो ओवरऑल B1/B2 वो निकलेगा 1/2। तो ये दो हो गए इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होते हम यहीं पर रुक जाते, तो हम बोलते ये कंडीशन है जो इससे पहले हमारी इक्वेशन में आई कि ये इक्वल नहीं थे, तो हमने बताया ये इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट पे। अब हमें देखना है क्या मैनी सोल्यूशंस है या नो सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमें C1/C2 भी देखना पड़ेगा। C1 है यहाँ पर 12 और C1 है 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। तो जब हम ये तीन इक्वेशंस यहाँ पर देखते हैं तो इसमें सबके वैल्यू एक जैसे हैं, 1/2 1/2 1/2 फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या पाया, हमने यही पाया A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 lines कोइंसिडेंट यानी कि लाइन लाइन के ऊपर आ जाती है। इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। ये थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख कर रख दिया है। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3, इसका आंसर मिलेगा। A1/A2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया रोमन 1। अब B1/B2 वो हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट -3 -1, y का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो मतलब है 1 है, तो
तो जब हम इसको ये माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, b1/b2 वो आ जाएगा 3, तो ये हो गया रोमन 2। अब इसके बाद लिखेंगे, चूंकि ये इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होते हमें सिर्फ यही तक रुकना होता है, हमें C1 और C2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम लिखेंगे C1/C2, C1/C2। अब देख लीजिए C1 है 10, C2 है 9, तो 10/9 वो इनके बराबर नहीं है, ये थर्ड इक्वेशन है, इसकी कैंसिलेशन हो नहीं सकती, तो ये थर्ड है। मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 is not equal to C1/C2. Lines are parallel, और ये भी कह सकते हैं it has no solution। जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो इसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं होती। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में लिखा है on comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है पहला पार्ट भी, हमें देखना है कि जो इक्वेशंस हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब इसमें एक सोल्यूशन होती है, जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट। A1/A2 इज इक्वल टू 3/2, ये हो गई पहली इक्वेशन। B1/B2 इज इक्वल टू, इसका y का कोएफिशिएंट लेना है 2/-3, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा। अब ये हो गया 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला सेकंड, हमें क्या मिलता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ऐसी कंडीशन आएंगी, ये कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब आप लिखेंगे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आप लिखेंगे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट यहीं पर लिखते हैं। ये देख लीजिए नेक्स्ट पार्ट ये है, तो मैं इसमें लिखता हूँ, सेकंड पार्ट है ये, मैं लिखता हूँ A1/A2। आप देख लीजिए A1 है 2/4, कैंसिलेशन होगी, ओवरऑल निकलेगा A1/A2, वो निकलेगा 1/2, वो निकलेगा 1/2, ये हो गया एक। अब चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब लिखता हूँ B1/B2। B1/B2 आप देख लीजिए, B1/B2 -3/-6, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा। तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इससे अजीब सा लगता है, तो मैं इसीलिए लिखूंगा, मैं इसको कैंसिलेशन नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा 1/2। इसका हमें मिला 1/2, इससे पहले भी हमें मिला 1/2। इसका मतलब है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। आप देखेंगे C1/C2, C1/C2 इज इक्वल टू C1, आप देख लीजिए वो है 8/9, 8/9, तो ये थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, टेंट मैंने ए लिखा, ई है, कंसिस्टेंट, हाँ जी, तो हो गया इनकंसिस्टेंट। आप देख लीजिए थर्ड पार्ट मैंने लिखा है ये, तो इसको करते हैं
A1 डिवाइड बाई A2, A1 है 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 9। तो ये बन जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 9। तो ये कैंसिलेशन होगी, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ओवरऑल बन जाएगा A1 बाई A2, ये बन जाएगा 1 2 3 ज़ा 6, 1 बाई 6। तो ये हो गया फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर B1 बाई B2 इज इक्वल टू, आप देख लीजिए B1 क्या है इसमें, 5 बाई 3 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई -10। तो ये बन जाएगा B1 बाई B2 इज इक्वल टू 5 बाई 3 इंटू 1 बाई -10। अब 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो B1 बाई B2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 होल डिवाइड बाई 2 3 ज़ा 6, मगर ये माइनस सामने आ जाएगा 6। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट A1 by A2 is not equal to B1 by B2, therefore it is consistent। तो ये कंसिस्टेंट हो गया। हमने फोर्थ पार्ट यहाँ पर लिख के रख दिया है। अब हम इसको करते हैं, A1 डिवाइड बाई A2, 5x का कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई -10, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ओवरऑल ये हो जाएगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू -1 बाई 2, ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गई एक इक्वेशन। अब करेंगे B1 बाई B2, B1 बाई B2 इज इक्वल टू, B1 है y का कोफिशिएंट लेना होता है, -3 डिवाइड बाई दिस 6। अब ये 3 1 ज़ा हो जाएगा और 3 2 ज़ा हो जाएगा। ओवरऑल B1 बाई B2 इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू एक जैसे हैं, इसलिए हमें थर्ड को भी देखना पड़ेगा। हम लिखेंगे C1 बाई C2 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई -22, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा C1 बाई C2 इज इक्वल टू 1 -1 बाई 2। तो ये थर्ड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, therefore it is, सॉरी मैंने इसको लिखा है इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैंने लिख दिया है। मैं लिखता हूँ आप A1 बाई A2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 डिवाइड बाई 2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, ये इंटू हो जाएगा 1 बाई 2 में। तो इसके बाद ये हो जाएगा 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा। ओवरऑल हो जाएगा ये A1 बाई A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया फर्स्ट। अब हम करेंगे B1 बाई B2, B1 बाई B2, B1 है क्या इस इक्वेशन में, वो है 2 और B2 है, y के कोफिशिएंट को हम कहते हैं B1 और B2, तो 2 बाई 3, तो ये हो गया सेकंड। तो चूंकि ये पहले ही A1 बाई A2 2 बाई 3 है, B1 बाई B2 वो भी 2 बाई 3 है, तो इक्वल है, इसलिए हमें थर्ड भी देखना पड़ेगा। मैं समझा था कि ये शायद इक्वल नहीं है। अब C1 बाई C2 इज इक्वल टू, व्हाट इज C1, दैट्स 8 डिवाइड बाई 12। तो अगर हम कैंसिलेशन करेंगे 2 4 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा इसका C1 बाई C2
ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, इट इज थर्ड वन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ये वाला सेकंड, वी गेट A1 by A2 is equivalent to B1 by B2 is equivalent to C1 by C2, therefore इट इज़ कंसिस्टेंट। गलती से हमने इनकंसिस्टेंट लिखा, आप लिखेंगे इट इज़ कंसिस्टेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।